Hello everybody and welcome back to SK Manakis, and we're back again with another chapter for JNE, and today what we are going to cover is electromagnetic induction. Since मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एक इलेक्ट्रिक करंट होती है वो अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है एंड जो दूसरे चार्जेस होते हैं या फिर दूसरे करंट्स होते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्ड करते हैं. लाइक इफ यू आर सीइंग आपके पास एक इलेक्ट्रिक वायर है एंड उससे एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि ये करंट एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है जिसकी वजह से अगर आपके पास उसके नियर बाई कंपास है तो कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट कर जाती है, क्योंकि ये किसके साथ किसको रिएक्ट कर रही है, इस इलेक्ट्रिक करंट की मैग्नेटिक फील्ड को अदर देन द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड. तो यहाँ पे अब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कंसेप्ट पढ़ेंगे विच इज जस्ट द रिवर्स कंसेप्ट कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे इंड्यूस्ड करंट कहते हैं. सो लेट्स गेट ऑन टू द टॉपिक. तो यहाँ पे इट इज नॉट कि ऑल यू नीड इज जस्ट द मैग्नेटिक फील्ड. हमें एक्चुअल में चाहिए क्या होता है, थ्रू एनी सर्फेस और एनी कंडक्टर और एनी सर्किट दैट यू हैव और एनी काइंड ऑफ लूप और समथिंग, आपको मैग्नेटिक फ्लक्स चाहिए. व्हाट यू नीड इज द मैग्नेटिक फ्लक्स. वी नो कि हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे डिफाइन करते हैं, through any area vector A, the magnetic flux is defined to be vector B dot vector A. तो यहाँ पे vector B dot vector A is nothing but BA cos phi. अगर phi है angle between the area vector and the magnetic field through that particular surface. Again area vector क्या है, area vector is a vector जिसका magnitude is just the area of that conducting loop और surface या फिर वो circuit, एंड इसकी जो डायरेक्शन होती है ये नॉर्मल टू द प्लेन हम लोग चूज करते हैं. दैट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कंसेप्ट ये है, दो इसका कंसेप्ट एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटली डिराइव किया गया था, एक्सपेरिमेंटली डिस्कवर किया गया था रादर, कि अगर आप किसी भी एरिया के थ्रू किसी भी से आपके पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है एंड उसके थ्रू जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड पास कर रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स है जो पास कर रही है, विच इज जस्ट अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. तो या तो आप वेक्टर बी या फिर वेक्टर ए, मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज या तो आप मैग्नेटिक फील्ड या फिर आप उस काइंड की सरफेस का एरिया या फिर द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड द एरिया फील्ड वेक्टर चेंज करने से हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दैट पर्टिकुलर एरिया चेंज हो सकती है. एंड जब आप ऐसा करते हो, इट हैज बीन ऑब्जर्व कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होती है with respect to time, with respect to what, with respect to time, मतलब जो चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स नॉन जीरो होता है. दिस जस्ट इंडिकेट्स कि हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है. तो इससे क्या होता है, इससे उस काइंड की सर्किट में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो सकता है, इनफैक्ट हो जाता है. एंड जब ये इंड्यूस्ड ईएमएफ उस सर्किट में प्रोड्यूस हो जाता है तो वी नो ईएमएफ इज व्हाट, ईएमएफ इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि मोटिव फोर्स, एंड यहाँ पे इस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के क्रिएट हो जाने से वी ऑल नो एक काइंड की करंट प्रोड्यूस हो जाएगी, एंड इसीलिए हम लोग इसे इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं. कि इट इज नॉट कि ये करंट ऑलरेडी फ्लो कर रही थी या फिर हम लोगों ने कोई एक्सटर्नली कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया है बिटवीन टू प्लेट्स एंड फिर प्लेट से करंट फ्लो करे, समथिंग लाइक दैट. व्हाट इज हैपनिंग, ऑल वी डिड कि हमारे पास एक सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट, एंड उसके थ्रू हमने क्या किया, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर दिया. उससे बेसिकली क्या होता है, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली कि एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाती है जो कि एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस करेगी. अब ये इंड्यूस्ड ईएमएफ कितने अमाउंट की प्रोड्यूस होती है, कितने अमाउंट की करंट प्रोड्यूस होगी, अगर हमें ईएमएफ का पता है करंट निकाल सकते हैं. ऑल वी नीड इज नेक्स्ट द रेजिस्टेंस एप्सिलॉन इक्वल्स आई आर कर देंगे. सो कितनी अमाउंट की इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट प्रोड्यूस होती है फॉर अ पर्टिकुलर चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स. we will look at that, जैसे Faraday's law of electromagnetic induction या फिर simply Faraday's law of induction कहते हैं. बट बिफोर दैट लेट मी एक्सप्लेन मोर ऑफ दिस टू. मान लो आपके पास कोई भी सर्किट है, अगेन जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसे चेंज करने के कितने तरीके हैं, तीन तरीके हैं. या तो आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दो, यानी कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कौन सी है, जो कि आपने एक्सटर्नली दूसरे चार्जेस इन मोशन दूसरे करंट से प्रोड्यूस की हो, या तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस्ड है उसे चेंज कर दो, या फिर आप एरिया चेंज कर दो, यानी कि ये हमारे जो सर्किट है आप इसे स्क्वीज कर सकते हो जिससे एरिया डिक्रीज होगा एंड मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा. या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि इसे एनलार्ज कर दोगे जिससे एरिया और इंक्रीज करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा.
या फिर आप द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर चेंज कर सकते हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप इस काइंड की से सर्किट को टिल्ट कर सकते हो या फिर द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इटसेल्फ ही चेंज कर सकते हो, विच अगेन इज चेंजिंग कॉस फाई, जिसकी वजह से फाई भी चेंज होगा। तो रिमेंबर, जब तक ये चेंज हो रहा है तब तक ये इंड्यूस्ड ईएमएफ वहां पे बनी रहेगी एंड इससे इंड्यूस्ड करंट पास करती रहेगी। एक कंटिन्यूअस फ्लो होता रहेगा करंट का। अगर हमारा जो पाथ है वो जो सर्किट है ये कंटिन्यूअस क्लोज सर्किट है। जब हमारी इंड्यूस्ड ईएमएफ खत्म हो जाएगी, दैट इज वन व्हाट हैपेंस, जब आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने स्टॉप कर देती है, नो लॉन्गर एनी इंड्यूस्ड ईएमएफ इज देयर, जिसकी वजह से ये जो इंड्यूस्ड करंट फ्लो करता है इसकी वजह से एक साइड ऑफ द वायर या फिर बेसिकली इस सर्किट पे चार्जेस एक्यूमुलेट कर जाते हैं, जिसकी वजह से एक ऑपोजिट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्चुअल में इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी, जो कि बेसिकली क्या होगा, एंड दैट काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली चार्जेस इन मोशन पे फोर्स एक्सर्ट करेगी एंड फिर जो सिस्टम ये सिस्टम जैसे था वैसे ही रुक जाएगा। नो एनी अदर चार्ज विल बी इन मोशन एनी लॉन्गर, मतलब इंड्यूस्ड करंट भी खत्म हो जाएगी। तो जब तक आपको इंड्यूस्ड करंट चाहिए तब तक आपको ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करना होगा थ्रू ईदर ऑफ दीज थ्री वेज। तो ये तो हो गया जस्ट द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नाउ वी कैन लुक कि जो हमारी बेसिकली ये चेंज होती है, कितना हम लोग अगर चेंज करते हैं इन मैग्नेटिक फ्लक्स तो उससे कितनी अमाउंट की इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। इट हैज बीन अगेन ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली। इसे कहते हैं हम लोग फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, कि जो हमारी इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, दिस इज नथिंग बट द नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ द magnetic flux with respect to time. This is the Faraday's law of induction. That is the Faraday's law, कि अगर आपके पास हमारी जो चेंज हो रही है मैग्नेटिक फ्लक्स, उसी का मैंने रेट ऑफ चेंज निकाल दिया कि टाइम के रेस्पेक्ट में किस रेट से चेंज हो रही है, देन अप्लाइंग अ नेगेटिव साइन विल गिव मी व्हाट, इट विल गिव मी द इंड्यूस्ड ईएमएफ की इतनी अमाउंट की इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है। लेट अस लुक एट फ्यू स्पेशल केसेस ऑफ दिस। मान लो आपने क्या किया, इन केस कि आपने मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज कर दिया। ये कैसे होगा, ये या तो आप ऐसे कर सकते हो कि आपने मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर दिया, या फिर आपने एरिया को इंक्रीज कर दिया, या फिर आपने जो एंगल है बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर उसको डिक्रीज कर दिया, तभी कॉस फाई इंक्रीज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज करने से क्या होता है, को इंक्रीज करने से वी नो कि जो डी फाई बी ओवर डी टी होगा ये पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन जीरो। पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि ये इंक्रीज करिए तो ऑब्वियसली इसका रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव होगा। जब ये टर्म पॉजिटिव होगा सो वी नो कि जो हमारा एप्सिलन होगा, मतलब द इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ का साइन बहुत ही यूजफुल होता है इन डिटर्मिनिंग द डायरेक्शन ऑफ द बेसिकली हमारी इंड्यूस्ड करंट एंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ इटसेल्फ। आई विल टेल यू अबाउट दैट। तो जब हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करती है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का साइन नेगेटिव होता है। जब हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज करती है, मतलब या तो मैंने बी को डिक्रीज किया, या फिर मैंने ए को डिक्रीज किया, या फिर मैंने फाई को इंक्रीज कर दिया टू सच अ लेवल कि हमारा जो एंगल बन गया ना बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर ए। सो ये भी हो सकता है कि अगर मैंने फाई को 90 डिग्री कर दिया द एंगल बिटवीन दोस टू, तो ऑब्वियसली वी नो कि cos फाई यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो ऑब्वियसली फाई भी इटसेल्फ भी जीरो हो जाएगा। इन दैट केस यू आर जस्ट गेटिंग राइट कि एप्सिलन जीरो हो सकता है, बट अगेन इफ यू आर चेंजिंग इट सो एप्सिलन स्टिल माइट बी नॉन जीरो। बेसिकली एप्सिलन जीरो कब होगा, जब आपने इस चेंज को करना छोड़ दिया, जब मैग्नेटिक फ्लक्स रिमेन्स एज इट इज। तो जब फाई भी डिक्रीज होगा, in this kind of case we know d of phi b over dt will be less than zero, which only concludes कि epsilon will be greater than zero। मतलब इस केस में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का साइन होता है तो वो पॉजिटिव होता है। अब ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का साइन है, व्हाई डज इट इवन मैटर, इट मैटर्स इन डिटरमिनिंग द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड द इंड्यूस्ड करंट। अगर हमारे पास फैराडेज लॉ है, अगर हम लोग ये क्वेश्चंस वर्कआउट कर सकते हैं एंड हमें चाहिए द डायरेक्शन ऑफ द करंट, उस केस में क्या होगा, उस केस में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि, और फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड टू नो इज डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ द द साइन ऑफ द डी फाई बी ओवर डी टी। पहले आपको देखना है कि हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रही है या फिर डिक्रीज कर रही है। लेट्स टेक द स्पेशल केस कि मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रही है। जब मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करती है वी नो ये टर्म ग्रेटर देन जीरो होगा, पॉजिटिव, मतलब हमारा उस केस में
जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है वो नेगेटिव होती है। लेटर ऑन व्हाट यू नीड टू कंसिडर कि जो आपके पास पाथ है, जो आपके पास सर्किट है, मान लो हमारे पास कुछ ऐसे वायर्स हैं, इसमें और भी इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, वी आर नॉट जस्ट कैरिंग अबाउट दैट। आपके पास वायर्स हैं जिसमें आपको एक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करके इस वायर्स में करंट प्रोड्यूस करना है। तो यू हैव टू कंसिडर द साइन। मान लो यहाँ पे आपके पास है इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड कि इनसाइड द बोर्ड एक काइंड की मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। फिर आपको डिटरमिन करना है द डायरेक्शन जो कि आप लोगे फॉर द एरिया वेक्टर। आपको एरिया वेक्टर की डायरेक्शन लेनी है। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हम लोग कहाँ लेंगे, इनसाइड लेंगे, अगेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। हमेशा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ होती है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्किल। फिर जो आपके पास डायरेक्शन है दैट इज एरिया वेक्टर की, उस डायरेक्शन में आपको अगेन अपना राइट हैंड का थंब पॉइंट करना है। सो वी आर अगेन यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल एंड एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में फिर जिस डायरेक्शन में आपके फिंगर्स कर्ल कर रहे हैं, अगर हमारा एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है मतलब पॉजिटिव है, तो इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी एंड ईएमएफ इस डायरेक्शन में होगा। अगर हमारा एप्सिलॉन नेगेटिव है तब जिस डायरेक्शन में हमारी फिंगर्स कर्ल कर रही हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारी करंट एग्जिस्ट करेगी। लाइक यहाँ पे हम लोग कौन सा केस ले रहे थे, यहाँ पे हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेशल केस ले रहे थे कि जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करे, मान लो मैग्नेटिक फील्ड को मैंने इंक्रीज किया, इससे क्या हो रहा है, इससे फाई भी क्या कर रहे हैं, इंक्रीज करें, मतलब डी फाई बी ओवर डी टी ग्रेटर देन 0, तो एप्सिलॉन इज लेसर देन 0। तो यहाँ पे अगर मैं इस अपना डायरेक्शन पॉइंट करूँ, अपना थंब इन डायरेक्शन ऑफ एरिया पॉइंट करूँ, तो बेसिकली मेरी फिंगर्स इस डायरेक्शन में कर्ल कर रही हैं। जब एप्सिलॉन नेगेटिव होगा इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी, मतलब मेरी जो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगी वो इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। करंट ऐसे फ्लो करेगी। यही मैंने मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज किया था, तब बेसिकली क्या होगा, द एप्सिलॉन विल बी ग्रेटर देन 0, तब इस डायरेक्शन में कुछ ऐसे क्लॉकवाइज हमारी मैग्नेटिक जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड होगी, द इंड्यूस्ड करंट द इंड्यूस्ड ईएमएफ इटसेल्फ उस डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगी। इसको समझने का एक और बहुत ही अच्छा लॉ है विच इज कॉल्ड लेंस लॉ। एंड अगर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड लेंस लॉ सो यू डोंट हैव टू गो थ्रू ऑल द फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ तब भी काम आएगा एंड तब भी इज नेसेसरी, क्योंकि अगर आपको मैग्नीट्यूड चाहिए इंड्यूस्ड ईएमएफ का तो ऑब्वियसली वो आपको फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही देगा। बट फॉर डायरेक्शन लेंस लॉ भी एग्जिस्ट करता है, दैट इज द लेंस लॉ। लेंस लॉ व्हाट इट सेज कि कोई भी मैग्नेटिक का बेसिकली आप कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट का, इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर इंड्यूस्ड करें, कोई भी इंड्यूस्ड इफेक्ट क्रिएट कर रहे हो बाय द मैग्नेटिक फ्लक्स और समथिंग लाइक दैट, तो इसकी डायरेक्शन ऐसी ही होगी कि जब ये इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस करेगा तो इसका जो आफ्टर इफेक्ट होगा वो क्या करेगा, वो बेसिकली द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स इटसेल्फ को अपोज करेगा। आफ्टर इफेक्ट का मतलब मान लो आपके पास इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रही है, जब ये इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगी है तो ये करंट, तो इससे एक दूसरी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, इसे बोल देते हैं वेक्टर बी डैश। तब बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा जो दूसरी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, ये दूसरी मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरी काइंड की मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट करेगी, वेक्टर फाई बी डैश। तो व्हाट लेंस लॉ सेज कि जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को आप कुछ ऐसे निकाल सकते हो कि जैसे ना हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रही है, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रही है तो इसके चेंज को अपोज करने के लिए हमें मैग्नेटिक फ्लक्स ऑपोजिट डायरेक्शन में देना होगा ताकि टोटल फ्लक्स जो रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। इट इज समथिंग लाइक दिस लेंस लॉ इज सेइंग कि अगर हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रही है तो जो इंड्यूस्ड करंट जिस डायरेक्शन में बनेगी बेसिकली ऐसी डायरेक्शन में बनेगी कि इसकी वजह से जो दूसरी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगी that will be trying to oppose the change in this original magnetic flux। अगर magnetic flux increase कर रही है so obviously induced current उस डायरेक्शन में फ्लो करेगी जिसकी वजह से बेसिकली जो फाई बी डैश का डायरेक्शन होगा that will be opposite to फाई बी, जिसकी वजह से टोटल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली कांस्टेंट रहना चाहेगा। इट इज नॉट श्योर कि ये कांस्टेंट ही रहेगा, इट विल वांट टू स्टे कांस्टेंट। वहीं अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज कर रही है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट उसे के ऑपोजिट होगी इन द डायरेक्शन की फाई बी डैश विल बी इन द सेम डायरेक्शन एज फाई बी, ताकि ये हमारी जो टोटल रिजल्टिंग वैल्यू हो इन द मैग्नेटिक फ्लक्स वो कांस्टेंट रहे। सो बेसिकली लेंस लॉ क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन वही होगी
सच दैट इसका जो बेसिकली इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा दैट विल ट्राई टू अपोज द चेंज इन द बेसिकली कॉज दैट हैज कॉज्ड basically this kind of quantity that has caused the change in magnetic flux itself. If you don't understand Lenz's law, so basically you have to go through all this कि आपको क्या चाहिए. First of all, the sign of epsilon चाहिए, उस पे depending you have to choose your area vector and फिर उस पे depending have to see whether it is negative or positive and depending on that हमारी induced current and induced EMF की direction मिलती है. So now let me pause the video. Alright, and now we are back once again, and now we have already known enough about this कि Faraday's law of induction and कैसे हम लोग direction of induced current and induced EMF find out करते हैं. Now let's look at the motional electromotive force. Motional electromotive force जहाँ पे हम इस body को किसी भी particular body को move करते हैं, उसे velocity देते हैं एंड उसके अंदर के जो चार्जेस होते हैं उसकी वजह से अंडर दिस काइंड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक काइंड की यू कैन से काइंड की मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं एंड उसकी वजह से कैसे हम लोग ईएमएफ प्रोड्यूस करें. फॉर दैट काइंड ऑफ एग्जांपल लेट मी शो यू समथिंग लाइक दिस. मान लो आपके पास एक रॉड है, इसके अंदर ऑब्वियसली चार्जेस हैं. आपने क्या किया कि यहाँ पे पूरा एक काइंड का इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपके पास हो गया मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बोर्ड. फिर बेसिकली क्या हो रहा है कि अगर आपके पास यू हैव ऑल दिस मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बोर्ड तो ऑब्वियसली इसके अंदर चार्जेस हैं. जब ये मूव करेगा, मैंने इसकी मोशन की डायरेक्शन ये वाली ली, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी वेक्टर कोई भी पर्टिकुलर चार्ज है क्यू, यहाँ पे इसके अंदर चार्ज है क्यू, पॉजिटिव चार्ज अभी हम लोग कंसिडर कर रहे हैं. जब ये पॉजिटिव चार्ज क्यू फोर्स एक्सपीरियंस करेगा क्योंकि ये मोशन में है एंड यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी है, इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा. दिस इज ऑफ कोर्स जो फोर्स होता है किसी भी चार्ज क्यू पे वो क्या होता है, द क्यू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी. वेक्टर वी इधर है, वेक्टर बी इधर है, मतलब ऊपर फोर्स लगेगा ऑन एनी पॉजिटिव चार्ज. अभी हम लोग चार्ज कैरियर्स पॉजिटिव ले रहे हैं तो ऊपर ये मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है. जब चार्जेस ऊपर चले जाएंगे अंडर द एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस का एक्सेस हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस का एक्सेस हो जाएगा, जिसकी वजह से पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ तो पॉजिटिव से नेगेटिव एक फील्ड क्रिएट होगी तो पॉजिटिव चार्जेस पे नीचे एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी क्रिएट लगेगी. ये इलेक्ट्रिक फोर्स ई वेक्टर ई फील्ड क्रिएट हो रही है. सो दिस इलेक्ट्रिक फोर्स इज व्हाट, क्यू वेक्टर ई. राइट, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे ना बेसिकली क्या हो रहा है कि हम लोगों ने इसे यहाँ पे वेलोसिटी दी वेक्टर वी, तो इस वेलोसिटी की वजह से ऊपर चार्जेस में जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे उस पे ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी. लेकिन जब मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगेगी एंड ऊपर एक्सेलरेट कर जाएंगे तो ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल, नीचे नेगेटिव पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रही है जिसकी वजह से एक काइंड की रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है, एक ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड फिर बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑब्वियसली चार्जेस की मोशन है. इतना हम लोग समझ लिए. नाउ व्हाट वी आर सीइंग इन दिस की मान लो इसको हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया इनटू अ क्लोज्ड सर्किट, समथिंग लाइक अ यू शेप्ड सर्किट. राइट हियर you have something like this, a U shaped circuit, and यहाँ पे वही रॉड है हमारा. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. इस रॉड को हम लोगों ने इस सर्किट में अटैच कर दिया. सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्वियसली ऊपर की डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, फिर ये करंट ऐसे जाएगी. सो ईएमएफ का डायरेक्शन है एप्सिलॉन, हम लोग यहाँ पे ले लिए. ये करंट कुछ ऐसे जा रही है आई, ये करंट कुछ ऐसे जा रही है. सो हम लोगों ने ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वेक्टर वी को मूव कर रहे हैं. So when we are moving vector v in this direction, so basically what is happening, we are increasing the area. मैंने क्या बताया था, 3 possible ways हो सकते हैं for increasing or decreasing the magnetic flux. आप magnetic field change करो, आप area change करो या फिर direction change करो. यहाँ पे क्या change करें, यहाँ पे the area of this, यहाँ पे the area of this particular circuit change कर रहे हैं क्योंकि हम लोग इस rod को यहाँ पे slide कर रहे हैं. सो वाइल स्लाइडिंग ऑब्वियसली चार्जेस भी ऊपर जा रहे हैं, फिर वहाँ पे एक काइंड की ऑपोजिट फील्ड एंड दस फोर्स क्रिएट हो रही है. सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ एप्सिलॉन. कुछ ऐसे करंट इन दिस सर्किट फ्लो होगा. दिस इज नथिंग बट एन इंड्यूस्ड करंट, दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड. सो नाउ बेसिकली अब ये जो एप्सिलॉन होगा
what will be this equal to? एप्सिलॉन किसके इक्वल होगा? we know electro एप्सिलॉन is basically what? एप्सिलॉन हो सकता है इक्वल, हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो एप्सिलॉन इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. सो इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस जो कि होगा बिटवीन दिस एंड ऑफ द रॉड एंड दिस एंड ऑफ द रॉड. एंड अगेन पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट कर सकते हैं. सो एप्सिलॉन इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स द लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर जो भी हमारे पास रॉड है. मान लो इसकी लेंथ L हो गई. ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होगा? अब अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड चाहिए तो इसको मैं इक्वेट कर सकता हूँ, क्योंकि पहले तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड थी नहीं, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट किया है. हमें क्या पता हो सकता है? हमें मैग्नेटिक फील्ड पता हो सकती है, ये वेलोसिटी पता हो सकती है, जिससे इस चार्ज पर्टिकुलर चार्ज को मूव करें. चार्ज भी पता हो सकता है टू अ सर्टेन एक्सटेंट, अगर प्रोटॉन्स या फिर स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉन्स हैं. सो हम लोग क्या करेंगे कि जब हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट होगा इसमें फ्लो करेगा, सो वी कैन एटलीस्ट इक्वेट द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड द मैग्नेटिक फोर्स ऑन एनी पर्टिकुलर चार्ज कैरियर. इससे स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड का करंट फ्लो करेगी. जब इन फोर्सेस को इक्वेट करेंगे, वी नो कि ये जो वेक्टर एफ बी होगा ये बी वी को एक इक्वल लिख सकते हैं. सो दिस इज बी टाइम्स वी, एक्चुअली क्यू बी वी, दिस इज इक्वल टू क्यू बी वी. एंड इसको हम लोग इक्वल कर देंगे टू व्हाट? टू क्यू ई. सो यहाँ से Q कैंसिल हो गया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मिली B टाइम्स V के इक्वल. तो यहाँ से हमें एप्सिलॉन किसके इक्वल मिला? जो मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्रिएट हो रही है, दिस इज इक्वल टू BVL. दैट इज व्हाट? दैट इज द मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो कि हम लोग इस पर्टिकुलर केस में इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल यहाँ पे इस रॉड को मूव करके विद अ सर्टेन वेलोसिटी वेक्टर भी क्रिएट कर रहे हैं. दिस इज हाउ यू क्रिएट बेसिकली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. रिमेंबर इट इज नॉट द मोस्ट जनरल इक्वेशन दैट यू कैन सी राइट हियर. हम लोग जानते हैं एप्सिलॉन तो बेसिकली स्केलर क्वांटिटी है. बेसिकली जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है यू आर सीइंग वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है. अब लेंथ ओरिजिनली स्केलर क्वांटिटी है, इसको वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं. इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ वेक्टर. तो अगेन इसको अगर आप मोर जनरल फॉर्म देखो, सो इट इज समथिंग लाइक एप्सिलॉन हम लोग लिखते हैं द इंटीग्रल ओवर अ क्लोज सर्फेस, क्योंकि यू माइट नॉट रियली में हैव दिस काइंड ऑफ एल एज समथिंग लाइक a kind of simple rod as in this case, rather ये दूसरा kind का path हो सकते हैं. So in that case what we have to carry out is the line integral over a closed surface. ये हो गया हमारा वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b डॉट में वेक्टर dl. That is a more general form of this equation for electromotive force. That is how we originally find it out. लेकिन most of the situations में आप देखोगे cases में all you need is this equation. You will in fact have to never kind of work out with that equation. तो यहाँ पे हम लोगों ने ये केस देख लिया for motional electromotive force. After this we'll even look at induced electric field and a few more things like Maxwell's equations and all, and then most of the chapter will be in fact covered. So first of all let me pause and rub. Alright, and now we're back once again. Now let's discuss a little bit about induced electric fields. जब हम लोग किसी भी कंडक्टर को इस काइंड के रॉड को मूव कराएंगे थ्रू दिस काइंड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा? ऑब्वियसली देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ बेसिकली दिस यू कैन से ये जब बेसिकली मूव करेगा विद सर्टेन वेलोसिटी वेक्टर v, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, हाउ डू यू डिटरमिन दैट काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? सिंस वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड खुद एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है. सो अगेन आई विल नॉट गो थ्रू ऑल द डेरिवेशन. आई विल टेल यू कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यू डोंट हैव एग्जैक्ट इक्वेशन फॉर समथिंग लाइक दैट. ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग बोलते हैं इक्वल, कि अगर मैंने कैरी आउट कर दिया द लाइन इंटीग्रल फॉर अ क्लोज सर्फेस ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, सो दैट विल बी इक्वल टू जस्ट हमारा इंड्यूस्ड EMF. मतलब मैं यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकता हूँ कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर E डॉट वेक्टर dl किसके इक्वल होगा? माइनस डी फाई बी ओवर डी टी के इक्वल होगा. दैट इज द थिंग. लेट मी एक्चुअली चेंज द मार्कर. That is the thing, and this is one of the most important equations that you will see in physics. ये हम लोगों ने induced electric field की over a closed surface integrate कर दिया equal to minus d phi b over dt. Actual में there are 4 equations in physics for in electromagnetism, जिससे आप देखोगे पूरी की पूरी electromagnetism cover हो जाती है. These are the Maxwell's equations.
मैक्सवेल्स इक्वेशंस बेसिकली अगर आप मैक्सवेल्स इक्वेशंस में देखोगे यू कैन कवर द एंटायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो भी फेनोमेना हम लोग अब तक पढ़ रहे हैं. The four Maxwell's equations. I'll state the four equations right here, and वहां से meanwhile the learning the fourth equation will also learn about displacement current. जो पहला इक्वेशन होता है, दिस इज द गॉसेस लॉ, जो कि हम लोग पढ़े थे. व्हाट इज इट? कि द इंटीग्रल ओवर अ क्लोज सरफेस वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए किसके इक्वल होता है? द इंक्लोज्ड चार्ज over epsilon naught. That is just Maxwell's first equation, which is very important equation in physics. Second equation है Gauss's law for magnetism, जो हम लोग पढ़े थे, यानी कि the line integral of vector B dot vector dA surface integral is always zero. That is Maxwell's second. Okay, so this is the second equation. इसके अलावा जो मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन है, अगेन ये इक्वेशन जो हम लोगों ने देखा है, जस्ट अनदर वर्जन ऑफ फैराडेज लॉ. फैराडेज लॉ ओरिजिनली इसके बारे में स्टेट कर रहा था, इसी को हम लोगों ने इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट कर लिया. सो दिस इज मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन की द क्लोज्ड इंटीग्रल बेसिकली होगा ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर एनी पाथ इज नथिंग बट द माइनस डी फाई बी ओवर डी टी. ये थर्ड इक्वेशन हमारा हो गया. अब जो मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन है, दैट वाज एक्चुअली अ मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ. एम्पियर्स लॉ हम लोगों ने क्या देखा था कि द क्लोज द सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल, आप क्या बोलते हो? दिस इज यू से समथिंग लाइक म्यू नॉट टाइम्स द इंक्लोज्ड चार्ज. आप ऐसा कुछ बोलते हो, राइट? ऐसा बोलते हैं. लेकिन एक्चुअल में कुछ केसेस में, कुछ सीन्स में बेसिकली क्या होता है, एम्पियर्स लॉ फेल कर जाते हैं. ये कब फेल करेगा? लाइक आपने देख लिया द केस ऑफ चार्जिंग अ कैपेसिटर. आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है. जब इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को आप चार्ज कर रहे हो तो इस पे चार्जेस क्रिएट होंगे, पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल. मान लो ऐसे इस डायरेक्शन में हमारी करंट फ्लो कर रही है, इस करंट को हम लोग कंडक्शन करंट बोलेंगे, जो कि फ्लो कर रही है फॉर चार्जिंग दिस कैपेसिटर. कंडक्शन करंट क्यों बोल रहे हैं? टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अनदर टर्म, जिसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट कहेंगे. तो यहाँ पे कंडक्शन करंट फ्लो कर रही है. जब कंडक्शन करंट फ्लो करेगी तो बेसिकली ये लॉ तो हर जगह काम आने चाहिए. नॉट दैट द क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर बी किसी भी पॉइंट पे क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. लेकिन जब ये कैपेसिटर चार्ज भी हो रहा है, इस पे चार्जेस जनरेट हो रहे हैं, इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर यू सी नो करंट, यू सी लाइक देयर इज नो कंडक्शन करंट. यहाँ पे तो वायर्स भी नहीं है टू कैरी द करंट. तो क्या ये, जब ये टर्म जीरो होगा तो क्या एक्चुअली ये क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में जीरो हो रहे? नहीं, ये जीरो नहीं होता है. देयर इज स्टिल मैग्नेटिक फील्ड राइट देयर. मतलब एम्पियर्स लॉ फेल कर रहा है, एटलीस्ट दिस वर्जन ऑफ एम्पियर्स लॉ. मैक्सवेल सा कि देयर इज रियली सम ट्रबल विद दिस वर्जन ऑफ एम्पियर्स लॉ. फिर मैक्सवेल ने क्या कहा कि यहाँ पे तो करंट कंडक्शन करंट फ्लो कर रहा है, इसके बीच कोई कंडक्शन करंट नहीं है, यहाँ पे फ्लो कर रहा है. लेकिन क्या होगा अगर हम करंट का एक दूसरा वर्जन दे दें? इसको एम्पियर बेसिकली मैक्सवेल ने डिस्प्लेसमेंट करंट कहा. डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है? उन्होंने बोला कि इवन दो यहाँ पे कंडक्शन करंट फ्लो नहीं कर रहे, लेकिन इसमें एक डिस्प्लेसमेंट करंट जनरेट होगी. नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि डिस्प्लेसमेंट करंट इज जस्ट सम दिस काइंड ऑफ मैथमेटिकल थिंग जिसे क्रिएट किया गया है ओनली टू मॉडिफाई एम्पियर्स लॉ. बट बेसिकली फॉर योर नॉलेज आई विल टेल यू कि डिस्प्लेसमेंट करंट की फिजिकल सिग्निफिकेंस भी होती है. ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट हम लोग डिफाइन करते हैं, लेट मी कॉल इट जस्ट स्मॉल आई सब डी, दिस विल बी इक्वल टू बेसिकली एप्सिलन. अब ये जो एप्सिलन मैं लिख रहा हूँ, दिस हैज नथिंग टू डू विद दिस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. इस एप्सिलन का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से कोई रिलेशन नहीं है. ये एप्सिलन मैं लिख रहा हूँ फॉर द परमिटिविटी ऑफ दिस मीडियम, द परमिटिविटी ऑफ दिस मीडियम जहाँ पे कंसिडर करें, एंड डी फाई ई ओवर डी टी. जब मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज करी है, रिमेंबर यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा? डी फाई बी ओवर डी टी. इस इक्वेशन में क्या देखेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट यहाँ पे जनरेट होती है वो इक्वल होती है द परमिटिविटी ऑफ दिस मीडियम टाइम्स द रेट एट विच द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम. दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट. तो मैक्सवेल ने क्या बताया कि यहाँ पे सिर्फ टोटल करंट इज व्हाट? टोटल करंट इज द कंडक्शन करंट प्लस द डिस्प्लेसमेंट करंट, दैट इज द टोटल करंट इनक्लोज्ड. तो यहाँ पे सिर्फ आईसी नहीं लिखेंगे,
इज एक्चुअली IC प्लस ID, मतलब कंडक्शन प्लस एप्सिलॉन d phi E over dt. Remember, this is not electromotive force and this is not magnetic flux. This is the permittivity of that medium and this is the rate of change of electric flux. तो मैक्सवेल ने क्या किया, बस मॉडिफाई कर दिया एम्पियर्स लॉ को एंड दैट केम टू बी नोन एज मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन. सो व्हाट इज मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन? द फोर्थ इक्वेशन इज द क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल of the closed line integral actually of the magnetic field is equal to what? Is equal to mu naught. यहाँ पे म्यू नॉट हो गया जो कांस्टेंट हम लोगों ने परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस देखा था, टाइम्स में द कंडक्शन करंट, दिस नॉट डिस्प्लेसमेंट, कंडक्शन करंट प्लस में हो गया हम लोगों ने यहाँ पे एप्सिलॉन देख लिया d phi E over dt. दिस इज मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन. तो ये फोर्थ इक्वेशंस हैं of given by Maxwell. Actually none of them given by Maxwell, as we can say, right? We are saying none of them are given by Maxwell, are they? ये हो गया गॉस लॉ का, ये तो गॉसल लॉ है, राइट? दिस इज अगेन, दिस इज जस्ट अनदर फॉर्म ऑफ गॉसल लॉ. ये तो मैग्नेटिज्म का गॉस लॉ हो गया. ये क्या है? ये हम लोगों ने देखा फैराडेज लॉ है एंड दिस इज जस्ट एम्पियर्स लॉ. मैक्सवेल ने बस क्या किया कि एम्पियर्स लॉ में एक कंसेप्ट ऐड किया डिस्प्लेसमेंट करंट का, कि एम्पियर ने क्या बताया था? एम्पियर ने बताया कि ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे कंडक्शन करंट फ्लो कर रहा है, इसका क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट? इज परमिटिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस टाइम्स ये वाला करंट. मैक्सवेल ने क्या बताया? दिस करंट इज नथिंग बट, यहाँ पे आप सिर्फ यही करंट ना बोलो, आपको क्या करना है, ये कंडक्शन करंट, इसमें एडिशनल एक टर्म ऐड कर दो डिस्प्लेसमेंट करंट का. दैट वाज ऑल मैक्सवेल डिड टू टेक ऑल द क्रेडिट ऑफ दिस एंटायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि इन फोर इक्वेशंस को मैक्सवेल्स इक्वेशंस क्यों कहा जाता है, क्योंकि आई एम सीइंग दिस इज गॉस लॉ, दिस इज अगेन गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, दिस इज फैराडेज लॉ एंड दिस इज एम्पियर्स लॉ. मतलब ईच ऑफ दीज फोर इक्वेशंस हैव बीन derived originally by other scientists, लेकिन all the credit is going to Sir James Clerk Maxwell. Though Maxwell was a great physicist and in laws से, सिंस हम लोग जानते हैं चारों इक्वेशन से पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तो कवर हो जाएगी, आप सारे केसेस देख लोगे, बट अगेन इट वाज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड व्हाट द टर्म इज दैट. सो हम लोग इतनी लंबी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ते हैं. इन चारों इक्वेशन से मैक्सवेल ने क्या देखा कि बेसिकली यहाँ पे अगर आप फोकस करोगे, इफ यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन दिस, कि एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड आप बना सकते हो, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकते हो. यू कैन ऑल्सो डिराइव द इक्वेशंस बट दैट्स रादर टू कॉम्प्लिकेटेड. तो वहां से बेसिकली व्हाट मैक्सवेल थॉट कि व्हाट इफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर एक्चुअली बोथ आर टाइम वेरिंग. उससे मैक्सवेल ने देखा कि यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होंगी जिन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं, दैट ट्रैवल precisely at the speed of light. मतलब light is electromagnetic wave. That is what Maxwell did by his four equations. उन्होंने बताया light भी electromagnetic wave है and that has really revolutionized all of our understanding in physics when we actually realized कि light itself, मतलब optics and electromagnetism, ये दो branches of physics actual में deeply connected हैं. So that is for electromagnetic induction for JEE NEET and in one shot. And that was all for today and thanks to you all. Listen, Jai Hind, Jai Bharat.